आपकी भाषा और आपके बोलचाल जो हैं लोग कहते हैं कि जयराम महतो से मिलता-जुलता है। आप जयराम महतो की कॉपी करते हैं। कौन है जयराम महतो? झारखंड के नेता वैसे भी रील बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हम भी किसी का इंटरव्यू सुन रहे थे, बोलता है रील अगर नहीं बनाएंगे तो लोग हमको जानेगा कैसे, रील नहीं बनाएंगे तो लोग हमको देखेगा कैसे। रील बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम बगल में बिस्लरी का बोतल रखेंगे और माड़ भात खाएंगे, है ना। रील बनाने के लिए पैर नहीं टूटा फिर भी हम पैर टूटने का बहाना करेंगे और लंगड़ा के चलेंगे। जेल कैंप के कई नेता कंपनियों के विरुद्ध राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपते हैं। बस वसूली करने के लिए, वसूली करने के लिए। क्या रामगढ़ में जो रोंगटा फैक्ट्री था, उस समय वहां पे धुआं उठता था, उस समय वहां के चावल में कालापन आ जाता था, क्या आज वहां पे ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया? जो कंपनी बोलती थी यहाँ पे प्रदूषण फैला रही है, यहाँ पे गंदगी फैला रही है, आज वो कंपनी फिर से प्रदूषण नहीं फैलाने लगा, आज ऑक्सीजन देने लगा, वहां पे फूल बिछाने लगा। तो आपकी आवाज फिर वहां दब कैसे गई? क्योंकि आपके ऊपर माल दब गया, पैसा दब गया, इसलिए आप दब गए, आप चुप हो गए। 2024 के इलेक्शन में हमने देखा कि आजसू को भारी नुकसान उठाना पड़ा कुर्मी बहुल क्षेत्रों में। तो इसका कारण क्या जयराम महतो थे? देखिए, इसका कारण जयराम महतो को पूरी तरह से नहीं ठहराया जा सकता है। जयराम महतो तो हमेशा से बी टीम के तौर पे काम की है झारखंड सरकार की। आपको मैं बताना, आपको जान के आश्चर्य होगा, हंसी भी लगेगा कि मैं लड़ाई लड़ रहा था सरकार से भाषा के खिलाफ, 1932 के खिलाफ, नियोजन के खिलाफ, स्थानीय के खिलाफ। मुद्दा से हट के मुद्रा में भटक गए। वो सबसे बड़ा डरपोक है, बस नाम का टाइगर है, बाकी पूरे झारखंड में अगर सबसे ज्यादा डरपोक कोई है तो वो जयराम महतो है। ये श्वेता सिंह जी, सबसे पहली बात तो आप फ्रॉड हैं। जैसे आप विधायक बने, आपका पूरा फ्रॉडनेस, आपका 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सब आपको फ्रॉड निकलने लगा। लेकिन मैं बात करूं वहां के स्थायी विधायक की, आप बात कर रहे थे स्थायी विधायक की, उसकी क्या भूमिका है, वो युवाओं के लिए क्या कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ, युवाओं के लिए ठेंगा कर रही है, युवाओं को बस ठगने का काम कर रही है। नमस्कार, जोहार। मैं शिवम दुबे, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट के नए कार्यक्रम जोहार डायरीज़ के नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी वर्सेस कुर्मी की लड़ाई में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आदिवासी कुर्मी समाज के बेटे और आजसू के नेता बबलू महतो जी, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को झारखंडी जोहार। एक छात्र से नेता बनना कितना मुश्किल है? एक छात्र से नेता बनना बहुत मुश्किल है, माना जाए तो। बहुत संघर्ष, बहुत सारे स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल आते हैं जीवन में। मैं अपनी बात करूं, मैं शुरुआती दौर में जब मैं रांची आया था तो मैं अपने विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो एनसीसी मैंने ज्वाइन किया था। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक छात्र नेता से नेता बनने की जो सफ़र होती है बहुत ही स्ट्रगल के साथ होती है, क्योंकि झारखंड में मुझे लगता है कि छात्र नेताओं की उतनी अहमियत या फिर छात्र नेताओं को उतना वेटेज नहीं दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि छात्र जीवन बहुत ही कम समय के लिए आती है। जो ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के लिए जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अपने छात्र राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति बहुत अहम भूमिका निभाती है हर छात्रों के जीवन में। और ये छात्र राजनीति लोगों को करना चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति आपको बहुत सारे चीज़ों को सिखाता है। आपके अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलप करता है, आपके अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलप करता है, आपको बोलचाल, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई करवाता है। मेरा ये मानना है कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, मैं सीबीएसई का स्टूडेंट रहा हूँ, हॉली क्रॉस स्कूल में मैं पढ़ता था। उस वक्त हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला करता था कि कैमरे के सामने आपको आके बोलना होता था कि अपने आप को इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन कीजिए। उस वक्त मुझे लगता है कि मैं बोल नहीं पाता था, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाता था कि दिस इज मिस्टर बबलू कुमार महतो, आई एम स्टैंडिंग हियर टू रिप्रेजेंट माई प्रोजेक्ट। ये मुझे बोलने में हिचकिचाहट होती थी, मैं बार बार कहता था मैम प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय में आया, पहली बार मैं एडमिशन लिया विश्वविद्यालय में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो सबसे पहला नज़र मुझे पहले एनसीसी में गया, क्योंकि मुझे आर्मी में बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे मेरा हाइट वगैरह सब कुछ बढ़िया था, रनिंग वगैरह मेरा बढ़िया था, स्पोर्ट्स प्लेयर रहे, मैं बास्केटबॉल खेला हूँ, खो खो खेला हूँ, क्लस्टर वगैरह खेल के मैंने यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे उस समय एनसीसी में इंटरेस्ट जगा और मैंने किसी से बिना पूछे मैंने कहा एनसीसी में करूँगा। एनसीसी में गया, मेरे बाल को पूरा छांट के छोटा कर दिया गया। मैं ठीक है पूरे, तो मैंने एनसीसी में गया। तो एनसीसी में जब मैं
एनसीसी जब मैं करने लगा तो मैं धीरे धीरे वोकल होने लगा। मुझे स्टेज फोबिया था, स्टेज में मुझे बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती थी, मैं किसी क्लास में खड़ा होकर बोलने में हिचकिचाहट होती थी। तो ये स्टेज और अब फोबिया, बड़े बड़े मंचों पे दिखे जाते हैं। हाँ, अब स्टेज फोबिया दूर हो गई है। स्टेज एनसीसी मुझे स्टेज फोबिया से दूर कराया। मैं साथ ही साथ राजनीति से जुड़ा हुआ था। मैं क्लास में था तो क्लास में आजसू छात्र संघ का जो सदस्यता अभियान चल रहा था, तो आके पूछा गया कि आजसू का सदस्यता आपको लेना है। तो मेरे घर में पहले से आजसू के झंडे लगे हुए देखते थे, मैं बचपन से आजसू का ही झंडा को देख रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट गया कि जी हाँ, मैं आजसू का सदस्यता लूँगा। मैं आजसू की सदस्यता लिया। फिर बीच में कुछ हुआ, अनबन हुआ कि वहाँ के सीनियर्स के साथ मेरा कुछ तनाव होता ही है कि कोई बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है तो कुछ सीनियर्स होते हैं जो उसमें टांग खींचने का काम करते थे, कि वाद विवाद एक तरह का, मैंने आप कह सके तो ऐसे फेज में मैं खड़ा हो गया था कि मैं राजनीति छोड़ने के या फिर मुझे नहीं करने का इच्छा करने लगा। फिर मेरा जो शुरू से रहा, मेरा राड़ बुद्धि जो कहता ना था, हुरमुट बुद्धि, जो ठान लिया तो ठान लिया। मेरा ईगो बहुत ज़्यादा है, सेंस कि मुझे जो करना है तो करना, मैं एक बार ठान लेता हूँ, अपनी जो एम को फोकस कर लेता हूँ तो कर लेता हूँ। तो मैंने अपना एक खुद का संगठन खड़ा किया, झारखंड छात्र दल। मैं कसम खाया था, पूरा साल अपने घर तक नहीं गया था। मैं बोकारो पूरा साल नहीं गया था। मैं जब तक बनूंगा नहीं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। झारखंड छात्र दल को मैंने 1 साल 2 साल पूरी तरह से एकदम फुल फेज में चलाया। पूरे झारखंड में झारखंड छात्र दल का नाम को लहराया, परचम लहराया, और अपना एक संगठन को बहुत भव्य तरीके से विस्तार किया। और उसका उद्देश्य मैंने ये रखा था कि छात्रों को पर्सनैलिटी डेवलप करवाना है, छात्रों को सिखाना है, उनका सॉफ्ट स्किल को डेवलप करवाना है, और जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है उसे राजनीति में भेजना है, जिसे जॉब में इंटरेस्ट है उसे जॉब दिलवाना है, उसको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में उन लोगों को प्रिपेयर करने का हमने तैयारी करवाया। और बहुत सारे छात्रों को मैंने भेजा भी। ऐसे नहीं कि मैंने अपने संगठन में, बाद में मुझे अप्रोच आया कि आपको आइए, आईसू बुला रही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी आईसू से जुड़े हुए थे। तो लगातार ये रहा कि मुझे आईसू से जुड़ना पड़ा। जुड़ा मैं चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले मैंने आईसू से जुड़ा। मैं आईसू का भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि छात्र राजनीति बहुत ही अहम भूमिका निभाती है किसी भी छात्र के जीवन में, क्योंकि कॉलेज लाइफ गिने चुने कुछ सालों के लिए होती है। छात्र राजनीति आपको हर चीज़, कहते हैं ना, जीवन में अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो वो चीज़ आप यहाँ सीख के जाते हैं। अगर छात्र राजनीति करते हैं तो आप वोकल बन जाइएगा। मैं हमेशा से भी कहता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, लेकिन वॉवेल्स सिर्फ 5 होते हैं, AEIOU। वॉवेल्स बनने की प्रयास कीजिए। अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने देश प्रदेश कहीं भी हैं, वो 5 वॉवेल्स बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो वॉवेल्स बहुत अहम भूमिका निभाती है अपने ग्रामेटिक्स में। अगर मैं देश की बात करूँ तो हमारे वॉवेल्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो गिने चुने में तो हाईलाइटेड लोग हैं वो हैं। तो उस तरह का बनने का अपने सोसाइटी में एक रोल मॉडल अपने आप को स्थापित कीजिए। ये छात्र राजनीति आपको सिखाएगी। छात्र राजनीति बहुत अहम भूमिका निभाती है। झारखंड में छात्र राजनीति को थोड़ा सा वेटेज कम दिया जाता है। छात्र राजनीति को पता छात्र नेता है। अगर छात्र राजनीति की बात करें तो हमारे देश के कई केंद्रीय मंत्री और जो कई नेता ऐसे दिए हैं छात्र राजनीति से, जो कि देश को चलाकर आगे बढ़ाकर और अभी अपनी पीछे छात्र राजनीति कैसे करना है, कैसे आगे लड़ना है, कैसे इस लड़ाई को लड़कर जीतना है, ये सिखा कर गए हैं। छात्र राजनीति में कहा तो छात्र राजनीति बहुत अहम भूमिका निभाती है। आपको लड़ना सिखाती है। सबसे पहली बात आपको बोलना सिखाती है, फिर लड़ना सिखाती है अपने हक अधिकार के लिए। और ये आईसू छात्र संघ, मैं आईसू छात्र संघ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आईसू छात्र संघ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू डेवलप योर सॉफ्ट स्किल, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। हर चीज़ आपको ये सिखाती है आईसू छात्र संघ। और मैं बताना चाहता हूँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप झारखंड विधानसभा में अगर जाइएगा तो 50% से भी अधिक जो वहां के विधायक हैं वो आजसू के प्रोडक्ट हैं। यह चीज समझ लीजिए। आजसू हमेशा से लीडर मेकिंग फैक्ट्री रहा है। ये लीडर को बनाने का काम करता है, लीडर को गाइड करने का, सिखाने का काम करता है। तो आजसू इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न। काम करने की आपको अच्छी फ्रीडम मिलती है, आपको करने की शैली मिलती है। तो मुझे लगता है कि आईसू छात्र संघ मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, करने का मौका दे रहा है। अगर आपके बीच में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आईसू छात्र संघ की देन है। इतने बड़े छात्र दल को संभालना कितना मुश्किल है एज अ छात्र नेता? देखिए, जब मैं अपने संगठन को चला रहा था, मैं झारखंड छात्र दल का अपने आप को केंद्रीय अध्यक्ष उस समय कहता था, अपने आप को बहुत प्राउड फील करता था कि नहीं, आई एम द सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड छात्र दल। अपने संगठन को चलाता था। उसमें बड़ी, मतलब एक होता है ना, बहुत ज़्यादा बोझ आपके ऊपर रहता था। सबके जिम्मेवारी
आपका हर एक कार्यकर्ता का जिम्मेवारी आपके ऊपर आता है। आज मैं छात्र संघ को चलाता हूं तो पूरे झारखंड प्रदेश में जितना भी छात्रों की समस्या होती है तो हम लोग को अपनी समस्या ऐसा लगती है। छात्र राजनीति या फिर कोई भी राजनीति जो लोग करते हैं, जो सच में समाज में सोसाइटी में काम करते हैं, तो लोगों का नेता अपना दर्द नहीं दिखाता किसी को, नेता में क्या बीत रही है वो नहीं दिखाता। नेता मतलब दूसरों का दर्द को समझने वाला, नेता मतलब दूसरों का दर्द को एहसास करने वाला, अपना दर्द समझने वाला नेता कहलाता है। तो हम लोग सबका सुख दुख में हम लोग साथ देते हैं, साथ में रहते हैं, सबका सुख दुख में हम लोग खड़ा होते हैं, वो हक अधिकार की लड़ाई हो या फिर कोई भी लड़ाई हो। कुर्मी कौन है, या कहे आदिवासी कुर्मी समाज कौन? देखिए, सबसे पहली बात आपने सबसे पहला टॉपिक ही डाला कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई लड़ाई नहीं, आदिवासी वर्सेस कुर्मी कोई लड़ाई है ही नहीं। इसको जानबूझ के मार्केट में लाया गया, जानबूझ के लोगों को लड़ाने के लिए, आपस में आपसी विवाद को बढ़ाने के, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कुर्मी वर्सेस आदिवासी कर दिया गया। ये मांग, कुर्मियों की जो मांग है वो एसटी सूची में शामिल करने के लिए, ये आज से नहीं है, ये मांग हमें लगता है करीब कई सालों से लगातार ये मांग को की जा रही है। उससे पहले कोई आदिवासी भाइयों को कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन अचानक से आप देख पा रहे होंगे या तो सरकार इसको भटकाने की कोशिश कर रही है या फिर कोई इसे बाहरी फंड देके आपस में दोनों भाइयों को लड़ाने का काम करने का प्रयास कर रहा है, या फिर झारखंड में एक अलग लेवल का विवाद पैदा करवाने का जो काम हो रही है। तो मुझे लगता है इसमें आदिवासी वर्सेस कुर्मी होने की कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि झारखंड में इतिहास रहा है, झारखंड में ये नारा रहा है कि कुर्मी महतो माझी भाई भाई एके डुभाई माड़ा भात खाए, और इसी संघर्ष, इसी लड़ाई, इसी नारा के साथ झारखंड को अलग राज्य लिया है और एक साथ रहने वाले लोग हैं। तो जबरन लोगों को लड़ाने का जो काम किया जा रहा है कुछ गिने चुने लोगों की वजह से, तो मैं चाहता हूँ इसमें लोग समझे, समझदारी से अपना आगे बढ़े। आपको कौन क्या लगता है, कौन लड़ाने की कोशिश कर रहा है? मैं तो कहा, इस तो या तो सरकार की इसमें भूमिका है, क्योंकि सरकार, ऐसा भी हो सकता है ना कि सरकार अपनी जो नाकामियां हैं उसको अपने ऊपर नहीं आने देना चाहती है, और अपने उस चीजों को भटकाने के लिए आपस में लोगों को लड़वा देना चाहती है, आपस में लोग लड़ने में बिजी रहे, आपस में लोग विवाद में बिजी रहे ताकि सरकार को ना घेरे। ये हो सकती है। या तो कोई बाहरी लोग हमेशा से जो झारखंड में राज करने का प्रयास किए, झारखंड में जो राज किए, झारखंड के लोगों को लड़ाने का जो काम किया, फुट डालो राजनीति वाला, वैसे भी लोग फंडिंग करके कुछ गिने चुने लोगों को फंड करके उसको लड़वाने का काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और इसमें मैं मानता हूं कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी की लड़ाई है ही नहीं। ये कुर्मी समाज जो अपने आप को कुर्मी आदिवासी हम लोग जो कह रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, वो अपनी मांग सरकार से रख रही है, संवैधानिक तरीका से रख रही है, तो इसमें हमें नहीं लगता किसी को तकलीफ होनी चाहिए। और बात रही आदिवासी भाइयों का, तो उन लोग को भी जिस तरह बलगला दिया गया कि आपसे हक अधिकार छीन लिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि जब झारखंड राज्य अलग लिया गया था, उस समय लाली कमीशन बनी थी। कोई भी राज्य बनती है तो उसमें एक कमीशन बनती है, उसका लाली कमीशन बनी। उसमें झारखंड राज्य को आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र के इसे माना गया। उसमें आदिवासियों की जनसंख्या 24% थी, कुर्मी भाइयों की, उसमें कुर्मी गैर आदिवासी कुर्मी के तौर पर हम लोग को माना गया, झारखंड को अलग राज्य दिया गया। तो उस वक्त क्या हुआ ना कि उसमें आदिवासी और कुर्मी को भाई भाई माना गया था। बाद में लोगों को विवाद करके, लोगों को लड़ा के, झगड़ा अभी जो चल रहा है, लड़ा झगड़ा के करके हम लोग को भी अपना प्लेटफॉर्म लोग तैयार कर रहे हैं। किसके कहने पे 1950 में जो एसटी सूची में शामिल कुर्मी भाई थे उन्हें हटा दिया गया सूची से? देखिए, किसी कहने से नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी कहने से नहीं। उस वक्त कुछ कारण रही होगी, इस कारण से उन लोगों को साइड, हम लोग को मतलब कुर्मी को एसटी सूची से साइड कर दिया गया। उसमें 11 लोग थे एसटी सूची में, अब देख पा रहे हैं 32-33 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग उसमें जानकार हो रहे। उस वक्त भी जब हटाया गया तो लोग अगर उसमें जानकार होते, हमारे लोग उसमें यदि उसके बारे में जानते, शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते, तो हम लोग भी उस समय विरोध करते। लेकिन हम लोग उसमें जानकार नहीं थे, हम लोग को आइडिया नहीं था, इस कारणवश हम लोग उसमें बात को रखे नहीं। अब धीरे धीरे जब कुर्मी समुदाय के युवा जब जाग रहा है, अपने आप में वो चीज समझ पा रहा है कि नहीं, हमारे पूर्वज एसटी हुआ करते थे, हमारे जो कल्चर है वो पूरी आदिवासी परंपराओं से घिरा हुआ है, हम लोग का जो रीति रिवाज है, शादी भी हम लोग पूरी तरह से आदिवासी कल्चर से ही करते हैं, हमारा पारंपरिक जो प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है उसके रिलेटेड में हम लोग करते हैं। तो फिर हम लोग अपना इतिहास को जब खंगाले तो हम लोग को पता चला कि 1950 से पहले हम लोग एसटी सूची में थे। तो वही मांग को हम लोग फिर से पुनः हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं, सरकार से रख रहे हैं। एक हम लोग का गाना हमेशा मैं गा के भी सुनाता हूँ मीडिया में कि एक बादल पाल गाते हैं कि आगे हमें जेब छिली तेमने करे दे, मैंने आगे हम जो थे वही चीज हमें कर दीजिए। मैं उस चीज की मांग को कर रहा हूँ। तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ये चीज हो या ना हो ये तो सरकार तय करेगी। कोई समुदाय, या तो हम कुर्मी समुदाय भी तय नहीं करेगी, ना आदिवासी समुदाय तय करेगी, ये सरकार तय करेगी।
तो सरकार को सही करने दिया जाए, झूठ मूठ का ये आक्रोश, ये लड़ाई ना करें लोग। चंद्र प्रकाश चौधरी जो 2023 में कमेटी को रिपोर्ट भेजते हैं, कहते हैं कि हमें भी एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन टीआरआई उनकी रिपोर्ट को खारिज कर देती है और वो फाइल दबा का दबा रह जाता है। देखिए, अब टीआरआई की मैं बात करूं तो टीआरआई में है, एक शब्द उसमें यूज किया गया है कि मतलब लोग ऑफिस से ही बैठ के सर्वे किए थे, धरातल में जाके या फिर ग्राउंड में जाके उसका सर्वे नहीं किए थे। अगर मैं बताऊं, आप कैमरे इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप कभी जाइए, हमारे कुर्मी आदिवासी भाइयों के घर चले जाइए, हमारे पुरखों के मतलब गांव घर में घूमिए और उन लोग के बारे में जानिए और उन लोग से थोड़ा बातचीत कीजिए। आपको पता चलेगा, आप लोग उससे मिलकर पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग घिरे हुए हैं प्रकृति से, किस तरह से अभी भी हम लोग वही पुराने रीति रिवाज में हम लोग अपना हर चीज करते हैं, खेती बाड़ी यही सब हम लोग का मेन पेशा है ना। कई आदिवासी नेता ये आरोप लगाते हैं कि आरक्षण की लालसा पाकर कुर्मी समाज जो है वो एसटी में समायोजन होना चाहते हैं। देखिए, आरक्षण एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारी जनसंख्या वहां पे जाती है, मैं ये बताना चाहता हूं आज झारखंड 5वीं अनुसूची में आती है, ठीक है, अगर 50% से ज्यादा आदिवासी एसटी सूची में, एसटी में हो रहेंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड 6वीं अनुसूची में चली जाएगी। और आपको पता है 6वीं अनुसूची में जाने से कोई भी राज्य का कितना विकास होता है, 90% सब्सिडीज मिलती है, 10% टैक्स फ्री आपका पूरा स्टेट रहता है। तो मुझे लगता है झारखंड का अगर विकास कोई सही में चाहता है तो हम लोग को मिला देना चाहिए। 6वीं अनुसूची में अगर जाता तो झारखंड का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और वर्ल्ड का पैसा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के विकास में लगाया जाता है, जो कि केंद्र सरकार वहाँ से देती है, लेकिन फंड धरातल पे जमीनी स्तर तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे पूरा राज्य का विकास रुका हुआ है। यहाँ के आदिवासियों के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसमें इस तरह से फिर कुर्मियों को शामिल कर देना, तो क्या लगता है कि एक तबका जो है पूरे आदिवासी कुर्मी समाज अगर एक हो जाती है तो वो अपना विकास कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कैसे नहीं कर पाएगी? मुझे लगता है कि जिस तरह से झारखंड बहुत ही खनिज, जंगल, जमीन से जुड़ा हुआ से बना हुआ ये झारखंड है और झारखंड पूरे देश को चलाती है। यहाँ की सारी खनिज पूरे देश में जाती है और देश को चलाने का काम करती है। हमें लगता है झारखंड पूरे देश में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कोयला का खान है, सब कुछ यहीं से चलता है। तो मुझे लगता है अगर सही में अभी आदिवासी भाइयों की मैं बात करूँ तो आदिवासी भाई लोग अपने डेवलपमेंट में तो लगे हैं, कर ही रहे हैं। तो मैं इसी तरह से कुर्मी समुदाय का मैं बात करूं तो कुर्मी समुदाय के लोग भी वही डेवलपमेंट में लगे। हमारे लोगों से आप मिलिए, हमारा अगर ब्यूरोक्रेट्स में अगर जाके खोजिएगा लोगों को तो एक हवलदार तक नहीं है। तो क्या अगर ऐसा आप लोग कह दे रहे हैं कि कुर्मी समाज बहुत डेवलप हो गया है, तो ये ऐसा नहीं है। आप समझ धरातल में जाके देखिए, लोगों से मिलिए कि कुर्मी समाज अभी भी वही दबा कुचला पीड़ित शोषित वर्ग से आता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज झारखंड में इतने बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्रियां लगे हैं, डैम बने हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे आधा से ज्यादा जमीन कुर्मियों की है। कि बिहार फॉरेस्ट एक्ट 1986 को उठा के देख ले तो पूरा तरह से लिखा हुआ जीएम लैंड जितने भी हैं सब कुर्मियों की है। तो मुझे लगता है कि जितना डीएम, जितना उद्योग को लगा, पूरा कुर्मियों की जान लेकर, कुर्मियों को दफना कर कंपनियों को बैठाया गया है। आपकी भाषा और आपके बोलचाल जो हैं, लोग कहते हैं कि जयराम महतो से मिलता जुलता है। आप जयराम महतो की कॉपी करते हैं। कौन है जयराम महतो? जेल जयराम महतो, सुनिए मैं बताना चाहता हूं, आप बार जयराम महतो को बीच में लेते हैं। तो जयराम महतो भी एक युवा है, मैं भी एक युवा हूं। जयराम महतो में भी वही गर्म जोशी खून है, मेरे अंदर भी वही गर्म जोशी खून है। लोगों को मैं अपनी बातों को मुखरता से रखता हूं, जो फैक्ट है वो बात को मैं कहता हूं। मेरी बात लोगों को चुभ जाती है, तकलीफ हो जाती है तो मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। उन्हीं के समर्थक आप जिसकी बात कर रहे हैं। आज मैं वीडियो देख रहा था कि उन्होंने एक टिप्पणी किया कि सुदेश महतो ने 14 साल में क्या किया। 14 साल में उन्होंने क्या किया? जब आप राजनीति में पैदा नहीं लिए थे उस समय उनका बहुत बड़ा योगदान रहा झारखंड में। सिर्फ आप जो अभी ना कल परसों आया हुआ नेता आप अपने आप को कंपैरिजन करेगा। आप कल बोल दीजिएगा महात्मा गांधी ने क्या किया। एक दिन में कोई संघर्ष नहीं मिल, एक दिन में कोई संघर्ष करके कोई सफलता नहीं मिलता। देश को भी आजाद करने में बहुत वर्षों लगे थे, झारखंड राज्य लेने में भी बहुत मेहनत संघर्ष लगा। आप अचानक से आके कहते हैं उन्होंने क्या किया, उनकी क्या भूमिका है, अपनी कंपेरिजन उन से करने लगते हैं, तो ये बचपना है। मैं हमेशा से वो कहते आया हूं कि वो ही इज ए गुड स्पीकर बट नॉट ए गुड लीडर। उनके नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। आज उनके सारे लोग टूट रहे हैं, सारे के सारे लोग टूट रहे हैं, टूटेंगे, क्योंकि उनकी बोलने की शैली नहीं है, उनके बोलने का तौर तरीका नहीं है। अपने आप को बहुत
झारखंड में अगर कोई अपनी अगर झारखंड को देखा जाए तो एक विधायक हैं जयराम महतो जी, अपने आप को सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान समझते हैं। बाकी जितना यह नेता है, जितना यह बुद्धिजीवी लोग हैं, सब बुड़बक है उनके सामने। ये इनकी मानसिकता आ गई है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा एक दिन उसको, ये बात है। लेकिन जब समाज की बात आई, कुर्मी समाज की बात आई, तो दोनों नेता कंधे में कंधा मिलाकर आंदोलन को साथ में मैं समाज की जब बात आएगी तो कंधे से कंधे मिलाऊंगा मैं, लेकिन फिर से देखिए ना, वो समाज का ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर इनका ये बयान आता है कि सुदेश महतो ने क्या किया, फिर से तो तोड़ने का काम करने लगे आप। जब समाज एकजुट हो रहा है तो उनको हजम नहीं हो रहा है, जब समाज एक साथ खड़ा हो रहा है तो उनको हजम नहीं आ रहा, उनको तीसरा कोई, उनको जो संरक्षण देने वाले लोग उनको उकसा रहे हैं कि फिर से लड़ो, फिर से उंगली करो। उनको, मुझे लगता है जब से झारखंड में वो आए हैं तब से उथल पुथल मची हुई है, तब से लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लोगों में आक्रोश फैल रहा है। दो पक्ष लड़ रहा है और इसमें तीसरा अगर हीरो बन जाए तो क्या लगता है कि ये आंदोलन जो है, इसमें कोई राजनीतिक करके कोई हीरो बनना चाहता है क्या? मैं बताना चाह रहा हूं कि ये राजनीति का ही षड्यंत्र है। सामाजिक में भी जब रेल टेका की मैं बात करूं, उसमें मैं पूरी तरह से सीरियसनेस के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी जेन्युइन तरीके से समाज में लोग आए, और मुझे ये बहुत खुशी हुआ कि लोग एक साथ खड़ा हुए, सब राजनेता, नेता, युवा, बूढ़ा बूढ़ी, बुजुर्ग, सब जितने थे, सब एक साथ खड़ा हुए और एकजुटता दिखाने का काम किया कि नहीं, कुर्मी समुदाय में इतने लोग हैं, एक साथ खड़ा होने का हिम्मत है, क्षमता है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने फिर कल एक वीडियो देखा, उसने कहा कि सुदेश महतो ने 14 साल से क्या किया, जब हम आए तब आपको एसटी के बारे में, एसटी सूची के बारे में आप बोलने लगे, तब आपको कुर्मियों की याद आने लगी। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले एसटी सूची में शामिल करने की जो मांग थी, रामचंद्र सहिस जी ने, आजसू के जो विधायक थे, वो विधानसभा में उठाया था सबसे पहले, जब आपका राजनीति में पैदा नहीं हुआ था, आप राजनीति में आए नहीं थे। आजकल आके बड़ा बड़ा डीलिंग हाँकने से नहीं चलेगा। कुड़माली भाषा के सबसे पहले पहल करने वाले लंबोदर महतो, आप कहां थे? इससे पिछला जब रेल टेका, इससे पिछले साल जब रेल टेका हुआ तब अपना अरेस्टिंग दिए लंबोदर महतो, उस समय आप कहां सोए हुए थे? आज आ लिए और अपने 3-5 बतियाइएगा तो चलेगा, लूड़ी सूत्री नहीं चलेगा। यहाँ पे बात ऐसा है, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कीजिए, लेकिन आपस में फूट डालिए मत, आपस में लड़ाने का काम मत कीजिए। आप अच्छा वक्ता हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो फिर इसमें महतो भाई भाई वाला राजनीति करना पड़ेगा फिर तो। इस अरे भैया आंदोलन को कीजिए बड़ा ना, महतो भाई भाई, हमको कोई तकलीफ नहीं, महतो भाई भाई होना चाहिए। एक ही घर के हैं, एक ही खून है, एक ही कौम के हैं, एक ही जाति के हैं, साथ खड़ा है। लेकिन वही साथ खड़ा होते होते सब मतलब चाकू भोगने का काम कीजिएगा। मैंने कहा ना कि आप बोल रहे हैं कि इतना दिन से एसटी सूची में आप सत्ता में थे, तो एसटी सूची में क्यों नहीं शामिल करवा पाए? तो क्या एक दिन का संघर्ष, एक दिन का आंदोलन से सब कुछ सफल हो जाता है क्या? क्या झारखंड एक दिन से लड़ने से मिला है क्या? इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लोग जागते हैं, धीरे धीरे लोग जागते हैं, धीरे धीरे लोग आगे आते हैं, फिर आंदोलन आक्रोश का रूप लेता है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तब इसकी मांग को पूरा किया जाता है। क्या इस बार आंदोलन में मांग पूरा हो गया? नहीं होगा। इसके लिए और लड़ना पड़ेगा, और झगड़ना पड़ेगा, और अपने आंदोलन को और उग्र बनाना पड़ेगा, तब जाकर सरकार सुनेगी। तो मैं तमाम जितने कुर्मी समुदाय के भाई लोग हैं, सबसे यही आग्रह करना चाहते कि भटकिए नहीं। हाँ, कल विनोद बिहारी महतो जी का जयंती था, उनका एक नारा है कि पढ़ो और लड़ो। लेकिन आज के युवा पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ लड़िएगा तो आपको आगे जाने के लिए राह दिखेगा। कहते हैं ना, 24 साल 25 साल में झारखंड आज जवान हो गया, लेकिन जवान होने के बाद जो लोग बिगड़ते हैं ना, तो वो झारखंड आज बिगड़ रहा है। अब झारखंड को सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है, सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। लोगों को बलगलाने, ठगने और भटकाने का काम नहीं करे। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं सभी राजनेताओं से। 2024 के इलेक्शन में हमने देखा कि आजसू को भारी नुकसान उठाना पड़ा कुर्मी बहुल क्षेत्रों में, तो इसका कारण क्या जयराम महतो थे? देखिए, इसका कारण जयराम महतो को पूरी तरह से नहीं ठहराया जा सकता है। जयराम महतो तो हमेशा से बी टीम के तौर पे काम की है झारखंड सरकार की। आपको जान के आश्चर्य होगा, हंसी भी लगेगा कि मैं लड़ाई लड़ रहा था सरकार से, भाषा के खिलाफ, 1932 के खिलाफ, नियोजन के खिलाफ, स्थानीय के खिलाफ। मुद्दा से हट के मुद्रा में भटक गए। आपको चुनाव लड़ना था सरकार के खिलाफ, आप आजसू के खिलाफ लड़ने लगे। आपको चुनाव लड़ना था हेमंत सोरेन के खिलाफ, आप सुदेश महतो के खिलाफ लड़ने लग गए। आपको चुनाव लड़ना था बाहरियों के खिलाफ, आप अपनों के साथ चुनाव लड़ने लग गए।
तो यह सोचने और समझने की आवश्यकता है, जहां जहां उन्होंने अपना जो उम्मीदवार दिया वहां आजसू के कैंडिडेट हुआ करते थे, वहीं पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया, वहीं पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया। जहां खुद सरकार लड़ी, जहां उसकी धर्म पत्नी लड़ी सरकार की, वहां डमी कैंडिडेट देने का काम किए, वहां पे लोगों को ठगने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना भी चाहता हूं कि आपका ये आंदोलन, भाषा आंदोलन जो कहते हैं आपने किया, जो आपने नहीं किया था, भाषा आंदोलन खतियानी भाषा संघर्ष समिति के तौर पे किया गया था, आप उसको भी हाईजैक कर लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब आंदोलन बोकारो से किए, बोकारो से यह आंदोलन उग्र हुआ, बोकारो से यह आंदोलन बना, आप वहां क्यों चुनाव नहीं लड़े? वहां भी तो हमेशा बाहरी लोग चुनाव लड़ते हैं, जनरल सीट था। अब धनबाद से क्यों नहीं लड़े? मैं पूछना चाहता हूं वहां से क्यों नहीं लड़े? आपको कहां दिखा? अपने आप को शेर कहते हैं, जाके दो विधवाओं के बीच में आपने चुनाव लड़ा ना। आपने बेरमो में क्यों नहीं उतना जोर दिखाया? डर गए अनूप सिंह से, एक धमकी में डर गए, शांत हो गए। तो ये दोहरा राजनीति ना कीजिए। आपको हम शुरू से कहे हैं, आप अभी भी मैं बताना चाहता हूं, अभी एक भी बयान सुन लीजिए उनका हेमंत सोरेन के खिलाफ है नहीं है, नहीं बोल सकते क्योंकि वो बिक गए हैं, खरीदा गए हैं, अभी वो पालतू बन गए हैं। क्या जेल के जेएमएम बनने वाली है बहुत जल्द? जेल के हम जेएमएम बने, बीजेपी बने, क्या फर्क पड़ता है? वो वल्ले वसूली गैंग बन के रह गई है, ये फर्क पड़ रहा है कि लोग मुद्दा के लिए उसको जानते थे, मुद्दा के लिए उनको बुलाते थे, लेकिन ये मुद्रा में फंस के हाथ में मुद्दा से हट के मुद्रा में फंसे हुए हैं। ये सोचने की आवश्यकता है। बहुत आशा उम्मीद, मैं भी बता रहा हूं, मैं भी जब शुरुआती दौर में जब खतियानी भाषा संघर्ष समिति जब हुआ करता था तब मैं भी साथ रहता था। मैं भी विधानसभा घेराव में मैं भी गया हूं, मुख्यमंत्री घेराव में मैंने भी रहा है, राजभवन घेराव में मैं भी रहा हूं, हर जगह में, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के मैंने भाग लिया, 60-40 में भाग लिया है। लेकिन उस समय मुद्दा समझ में आता था, बाद में पता चला ये मुद्रा के लिए लड़ाई लड़ रहा है और इनको भी हैंडल करने के लिए, चलाने के लिए कोई है। मैं उन्हें भी चेताना चाहता हूं कि जिस तरह से आप किसी के कठपुतली बन के चल रहे हैं, संभल जाइए, वो किसी का नहीं हुआ है, वो सबको ठगा है और आपको भी ठग ही रहा है और आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। अपने आप को बहुत चहेता कहते हैं, अपने आप को बहुत लोगों का हितैषी, लोग आपको बहुत अपना हितैषी मानते हैं ना, लोग आपको आप सबको छल रहे हैं, अपने आप को शेर और बाकी लोगों को आप भेड़ी समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं और काटने का, खाने का काम कर रहे हैं। तो जयराम महतो जी, आपसे निवेदन है, थोड़ा अपने समाज को कम काटिए, अपने समाज को कम ठकिए। दो नामों को जोड़कर आपने एक शॉर्टकट डीजे दिया था ना, उस डीजे शब्द का मीनिंग क्या है हमको थोड़ा बताइए। ये डीजे शब्द का मीनिंग ये था ना कि जब उनका ढुलू महतो जी और उनका जो आपको ही पता है, एक समय में ढुलू महतो जी ने पूरी तरह से फाइनेंस, ढुलू महतो जी ने खुद इस चीज एक्सेप्ट किया कि मैंने उसको फाइनेंस किया था, है ना, लोकसभा समय। तो डीजे, डी फॉर ढुलू, जे फॉर जयराम, दैट मीन्स डीजे, दोनों का ये कनेक्शन को मैंने रिलेट किया था एक शॉर्ट टर्म में कि डीजे, कहीं डी और जे में कोई संबंध तो नहीं, कहीं जे डी से डरता तो नहीं, समझ रहे ना बात तो को? क्या लगता है जयराम महतो डरते हैं ढुल्लू महतो से? वो सबसे बड़ा डरपोक है, बस नाम का टाइगर है, बाकी पूरे झारखंड में अगर सबसे ज्यादा डरपोक कोई है तो वो जयराम महतो है। कितने दिन वो अकेले जाके कोई पुलिस से वार्ता की है, कितने दिन वो उन्होंने जेल में गुजारा है, कितने दिन उन्होंने लाठी खाया है। अपना कंपेरिजन सुदेश महतो से करते हैं, वो सेल में रहे हैं, उनसे ज्यादा कोई लाठी हमें नहीं लगता कोई झारखंड में खाया होगा अभी के समय में। सुदेश महतो वो संघर्षशील नेता है, उनके पास वो दूरदर्शिता है कि पूरे झारखंड को उजागर, पूरे झारखंड का दशा दिशा बदल सकते हैं। सिल्ली को आप देख लीजिए, एक रोल विलेज के, मतलब मॉडल विलेज के रूप में पूरे झारखंड में रिप्रेजेंट किया, पूरे देश में रिप्रेजेंट किया। तो बात यहां ये नहीं, भले उनको षड्यंत्र के तहत हरा दिया गया, मैं वो भी और चीज बताना चाहता हूं कि पूरा झारखंड, पूरा सरकार अगर किसी से डरता था, किसी की बातों से घिरता था, कोई विपक्ष में मजबूती से खड़ा होता था, वो सुदेश कुमार महतो थे। लेकिन उनका कोई काट नहीं था, उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। तो उसी के षड्यंत्र के तहत एक जयराम महतो आया, उनको बी टीम के तौर पे उनका वोट काट के उनको खड़ा करके सुदेश महतो को डैमेज करने का ये कोशिश किया गया। लेकिन सुदेश महतो डैमेज होने वाला आदमी नहीं है, वो झुकने वाला आदमी नहीं है, वो हमेशा से शेर रहा है, दहाड़ेगा, फिर से दहाड़ेगा, फिर से झारखंड का राज करेगा, झारखंड का ही राजा है वो। कुर्मी द्वारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया जाता है कि हमें एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन उसमें ना जयराम महतो जाते हैं, ना सुदेश कुमार महतो जाते हैं। एक चीज बताइए, आप आज इतना कुर्मी संगठन जो देख पा रहे हैं ना, कुर्मी संगठन को शुरुआती दौर में बढ़ावा किसने दिया? सुदेश महतो ने।
इतना जो कुर्मी संगठन आज आप देख पा रहे हैं, कुर्मी संगठन जो इतना एक्टिविटी की, तो कहे कि राजनीतिक तरीका से आप कोई सामाजिक कार्य नहीं कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि कोई भी एक संगठन को चलाने के लिए, कोई संगठन व्यक्तिगत रूप से मैं करना चाहता हूं, एक संगठन किसी व्यक्ति विशेष जाति का नहीं हो सकता है। अगर हमें किसी कक्षा को पास करना है तो मैं सिर्फ एक मैथ में तेज रहूंगा तो ये मुझे पास नहीं करवाएगी। मुझे सारे सब्जेक्ट को लेके चलना होगा, तभी मैं उस कक्षा को पास कर पाऊंगा। उसी तरह राजनीति की कोई पार्टी होती है, उसमें हर समुदाय, हर तरह के लोग उसमें रहते हैं। किसी एक विशेष समुदाय को लेकर हम लोग नहीं चल सकते हैं, और एक विशेष समुदाय को लेकर अगर हम चलते हैं तो हम लोग डाउनफॉल की ओर चलेंगे। आज मैं आजसू पार्टी की मैं बात करूं, आप उनके सेंट्रल कमेटी को देख लीजिए, पूरी तरह से एसटी, एससी, अनुसूचित जनजाति से सारा लोग वहां पे हैं। मैं मानता हूं कि समर्थन रहा इस कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का। इससे पहले सरना धर्म कोड में भी आजसू पार्टी का भरपूर समर्थन था। सिरम टोली वाला जो था, सिरम टोली वाला जो उसमें भी आजसू पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो आजसू पार्टी सामाजिक पार्टी है, सबके साथ है। इनका शुरू से रहा सबका साथ रहना, सबका विकास करना, सबको साथ लेके चलना है। ये किसी व्यक्ति विशेष कोई संगठन का, मतलब कोई जाति का नहीं है। दो समुदाय अपनी संघर्ष और अपनी पहचान और संस्कृति बचाने में लगी हुई है और सरकार इस पे मौन है। कुर्मी समुदाय की अगर मैं बात करूं, वो भी अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रही है। आदिवासी भाइयों का भी जो लड़ाई है वो भी उनकी पहचान की है, उतनी अपनी अस्तित्व की है कि उनको भी लग रहा है, ये डर सबको खलकती है। अगर मेरे पास एक प्लेट में चावल है, अगर कोई दूसरा का हिस्सा मांगेगा तो मुझे भी तकलीफ होगी। बात उनका जेन्युइन है, लेकिन हमारा जो कुर्मी समुदाय का लोग हैं उनका भी बात जेन्युइन है कि अगर हमारी अधिकार है, हमारा भी जो अधिकार था जो हमसे छीना गया, मैं उस अधिकार को फिर से मैं मांगने का प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं, छीना नहीं हो अभी तक, मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, हमारा भी तरक्की होगा, हमारे भी लोग जो गरीब, पीड़ित, शोषित, गले कुचले लोग हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। और मैं बात करूं ये सरकार की, सरकार मौन क्यों है? क्योंकि सरकार ही आपस में लड़ाने का काम कर रही है, सरकार ही लोगों को बलगलाने का काम कर रही है। ये सरकार नहीं चाहती कि मेरे ऊपर कोई आए, मेरे में कोई लांछन लगाए, क्योंकि ये सरकार अंदर अंदर बड़ी मलाई खाने का काम कर रही है। मैया सम्मान योजना दे रही है, लोगों के बीच में लोगों को ठगने का काम कर रही है। हमें भी पता है और आपको भी पता है कि मैया सम्मान योजना से कोई लाभ मिलने को जाने को है नहीं। ये सरकार जब बनी थी तो युवाओं के नाम से बनी थी, गरीबों के नाम से बनी थी, आदिवासियों के नाम से बनी थी। लेकिन आज तीनों के तीनों वर्ग पूरी तरह से शोषित हैं, पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कोयला माफियाओं के लिए, बालू माफियाओं के लिए, चोरों के लिए, डकैतों के लिए, जो पूंजीपति वालों के लिए ये सरकार बनी हुई है। पूरी तरह से ये सरकार बिकी हुई है। आप लगातार देख पा रहे होंगे झारखंड में लगातार ये मर्डर केसेस, लूटमारी, गोलीमारी, सब कुछ चल रहा है। कोयला चोरी, बालू चोरी, खाली चोरी ही तो हो रही है सरकार में। जमीन चोरी, जमीन दलाली तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिए। तो ये सरकार अपना बातों को डाइवर्ट करने के लिए, अपने जो नाकामियों को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ कुर्मी और आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रही है। मेरा ये मानना है। कई आदिवासी नेता जैसे निशा भगत हो, अजय तिर्की हो, वो लगातार अपनी मंचों से कहते हैं जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो जमीन कौन मांग रहा है? और पहचान नहीं देंगे। देखिए बात ऐसा है ना, आप निशा भगत की बात कर रहे हैं। निशा भगत का मैं बात करूं, वो भी बहुत बाद में वो एसटी सूची में शामिल हुई है। शायद उनको ये पता नहीं, अगर उनका भी टीआरए रिपोर्ट अगर निकाल दिया जाए ना तो भी एसटी सूची से साइड हो जाएगी। तो ज्यादा 3-5 बतियाने की उनकी आवश्यकता है नहीं। आप जहां हैं, जितना तिल मिला रहे हैं, जितना तिल मिला लिए, अब हो गया। आपस में आप समाज को मत लड़ाइए, मेरा ये कहना है। आपका देखते हैं भाषण बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं, जो आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। पहले आप आदिवासी तो पैदा नहीं हुई थी, बाद में आप आदिवासी बनी। ये भी तो सवाल बनता है। भगत जो है बाद में एसटी सूची में शामिल किया गया, तो अभी पहले आदिवासी पैदा नहीं हुई थी, आदिवासी बनी। तो ऐसा मत कहिए, कुर्मी समुदाय शुरू से आदिवासी था, है और रहेगा। वो आदिवासी पैदा हुआ है। अगर चाहिए तो हमारा डीएनए ले लीजिए ना, हमारा घर आइए, हमारे लोग का परंपरा, हमारे रीति रिवाज को देखिए। अगर नहीं मिलता है तो कहिएगा। अब आप कहिएगा जो आप करते हैं वो हम भी करें, तो वो नहीं हो सकता है। सबकी घर में अलग अलग चीजें होती हैं, सबकी जाति में अलग अलग चीज तौर तरीका से रीति रिवाज होता है उन लोग का। हम लोग का भी ग्राम पूजा होता है। हम लोग का मूल्य काम खेती बाड़ी करना था। उस समय हुआ करता था कि मैं महत्व का एक मैं ये बताना चाहता हूं, महत्व क्या है। घर जैसे हम लोग का इस कम्युनिटी में कि घर का जो मुखिया होता है उसको खूंट बोला जाता है।
आपका घर का जो मुखिया है, हमारे बाबूजी हुए घर का एक मुखिया, वो खूंट हुए। खूंटों का समूह को महतो कहा जाता है। महतो एक उपाधि हुआ करता था, उपाधि, गांव का महतो। तो ये महतो टाइटल वो है। तो हम लोग को छोड़ दिया जाता था जंगल में, जितना दूर तक जंगल को काटोगे, जितना जंगल पेड़ को काटोगे, वो जमीन तुम्हारा हुआ, उसमें खेती बाड़ी कीजिए और वहीं पे आप अपना जीवन यापन कीजिए। तो हम लोग खेती बाड़ी से पहचानने लगे कि हम लोग खेती बाड़ी हार्वेस्टर थे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने अपना घर बसाया। घर बसाते बसाते हमारे जिस तरह से आवश्यकता अनुसार लोगों को बसाना शुरू किया। अगर हम लोग खेती बाड़ी हल चलाते तो हम लोगों ने लोहार को बैठाया कि हम लोग हल को पजाना है ना, सुनार बैठाएं, सब समुदाय के लोगों को। हम लोग को बाल कटवाने के लिए नाई को बैठाएं, तो सब तरीके के समुदाय को, लोगों को हम लोग बैठाने का काम किए। ये कुर्मी समुदाय की देन है। तो कुर्मी समुदाय हमेशा से कबीला में रहने का काम किया है। 2014 में भी मोदी जी लोकसभा इलेक्शन टाइम झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, 4 राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई कि यहाँ पे कितनी जनसंख्या है, कितने कुर्मी समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, उसी अनुसार से उनको विभाजन किया जाएगा। लेकिन ये फाइल आई और सिर्फ वोट बटोरने का काम किया। मैं आजसू पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, इसकी मांग हमेशा से रही है कि आप ट्रिपल टेस्ट करवाइए, जाति जनगणना करवाइए, ताकि पता चले कि कितनी जनसंख्या, किसकी कितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो इस चीज के लिए हमेशा ये लड़ाई लड़ी है आजसू पार्टी, हमेशा ने जाति जनगणना के लिए दबाव दिया है और होना चाहिए। बिना जनगणना के आप लोग कहते हैं कि हम लोग 36 से 40% हैं, नहीं, इसका क्या 26%। इसका 26%, इसका क्या आधार है? बिना जनगणना के अभी तक जाति जनगणना हुई नहीं है। देखिए, जाति जनगणना आप कीजिएगा तो उससे कई गुना ज्यादा हम लोग निकल जाएंगे। मैं तो चाहता हूं जाति जनगणना हो। चलिए ठीक है, मैं 26% अप्रोक्स बता दिया। आप जाति जनगणना कीजिए, 26 से ज्यादा बढ़ के नहीं आई तो मैं अपने मुंह मुंडवा लूंगा। कुर्मी समुदाय की सही में ये जनसंख्या है, तब मैं जाके ये बात को कर रहा हूं, उससे कई अधिक होंगे। आप चले जाइए किसी भी क्षेत्र में। कुर्मी समुदाय जो है वो लगातार एसटी में समायोजित होने की बात कर रही है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग एक भी बार नहीं। कैसे नहीं? ओबीसी की मांग हमेशा से रही है। 27% आरक्षण बढ़ाने की मांग आजसू पार्टी की हमेशा से बढ़ चढ़ कर रही है। इसके लिए बड़ा बड़ा आंदोलन भी हम लोगों ने किया है। और मैं बताना चाहता हूं, आंदोलन एक दिन में सफल नहीं होती, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। कोई लोग आते हैं कि बोलते नहीं मेरे आने से आंदोलन हो रहा है, तो वो गलत है। ये भी मैं बताना चाहता हूं, आंदोलन के लिए लंबा संघर्ष, लंबा समय लगता है, उसके लिए लंबा लड़ाई लड़ना पड़ता है, बहुत लोगों को जान देना पड़ता है, जीवन की आहुति देनी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है, तब जाके कोई आंदोलन सफल हो पाता है। तो कोई आया हुआ कल का बोलेगा कि हम आए तो आंदोलन हो रहा है, तो मूर्ख है। शहीद निर्मल महतो और स्वर्गीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन साथ इस आंदोलन को लड़े थे, और आज यहाँ सिर्फ आदिवासियों को एक दर्जा दिया गया है। इनकी शहादत को लोगों ने सिर्फ किताबों में रखा है। देखिए, आज के झारखंड में जिस तरह से सिर्फ विनोद बिहारी महतो या फिर शिबू सोरेन महतो को जिस तरह से मान्यता दी जा रही है, मुझे लगता है विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, बीपी केसरी और भी कई आंदोलनकारी थे, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। बीपी केसरी, सहदेव जी लोग थे, तो सभी लोग का योगदान बढ़ चढ़ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि झारखंड आंदोलन में सिर्फ 2 आदमी या 3 आदमी का भूमिका नहीं रहा है, इसमें हर समुदाय, हर तरह के लोग कर रहा है। तो सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको एक ही दर्जा का सम्मान मिलना चाहिए। किसी का वो पिताजी है तो उसको अलग सम्मान नहीं, और जिसका मतलब समझ लीजिए बात को, उसी तरह सब जितने लोगों ने अपना योगदान दिया, झारखंड राज्य बनाने में अपना भूमिका दिया, सबको एक तरीका का मतलब सम्मान मिलना चाहिए। आजसू की क्या रणनीति रहेगी आगे? ये आंदोलन ये बस सिर्फ इतिहासों में लिखा जाएगा या इसका कुछ परिणाम भी आएगा? देखिए, शुरू से एसटी सूची को लेके या फिर कुर्मी को लेके, कुर्मी भाषा को लेके, कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेके हमेशा से आजसू की ये बढ़ चढ़ के भूमिका रही और मांग रही है। लगातार लंबोदर महतो जी ने विधानसभा में भी बातों को उठाने का काम किया है, इसके लिए बड़ा बड़ा आंदोलन भी किया है। तो आजसू की स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। सामाजिक लड़ाई में आजसू हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया, वो भी कोई भी समाज का हो, वो एससी समाज का हो, एसटी समाज का हो, ओबीसी समाज का हो या फिर जनरल समाज का हो, हमेशा लोगों के लिए आजसू पार्टी खड़ा रही है। और आगे की रणनीति भी यही रहेगी, सबके साथ हम लोग मिल के चलेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। और आज सभी को मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ कि भाई महतो मांझी हम लोग भाई भाई हैं और रहेंगे। इसमें लड़ने की, झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग आएंगे, बल गलाएंगे, लड़ाएंगे, लेकिन हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आदिवासी की बात करें तो उनके पास सरना धर्म कोड नहीं है,
पेशा कानून के लिए भी वो आज तक लड़ रहे हैं। फिर अगर कुर्मियों को शामिल किया जाएगा, कुर्मी समाज को शामिल किया जाएगा, तो फिर तो ये लड़ाई तो और बड़ी हो जाएगी कि पेशा कानून हो, सरना धर्म कोड हो, उन्हें भी चाहिए। तो ये सब मांग आजसू पार्टी ने रखी है, तो सरना धर्म कोड की भी मांग आजसू पार्टी ने बढ़ चढ़ के दिया है, उसमें समर्थन किया है। पेशा इस बार जो रेल टेका हम लोगों ने किया, उसकी प्रमुख 3 मांगे थी। सबसे पहली कि कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया जाए, दूसरी कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तीसरी कि पेशा कानून का संशोधन किया जाए, और मैंने एक बाद में पढ़ा था कि ये सरना कोड को भी लागू किया जाए। अगर सरना कोड आती है तो एसटी सूची में हम लोग जाता, हम लोग को भी लाभ है। तो ये सब प्रमुख मांगे थी। सरना कोड की मांग जेन्युइन है, उसके लिए पूरी तरह से आजसू पार्टी समर्थन करता है, करती थी और करती रहेगी। हमेशा से बढ़ चढ़ के उन्होंने अपना भूमिका निभाई है। सुदेश महतो हैं तो आजसू के सुप्रीमो जो हैं वो डिप्टी सीएम भी थे। अपने कार्यकाल में अगर वो चाहते तो कई बार आजसू बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, चाहते तो एसटी सूची में भी शामिल हो जाते और सरना धर्म कोड भी लागू हो जाता। देखिए मैंने क्या कहा, उस समय भी बातों को रखा गया। ऐसा तो नहीं कि डिप्टी सीएम में थे तो पूरी तरह से सरकार उनके हैंड में था, ऐसा नहीं है ना। अब मैंने कहा कि किसी भी चीज़ की मांग, किसी भी चीज़ की लड़ाई, उसके लिए लंबा संघर्ष मांगता, लंबा लड़ाई लड़ना पड़ता है। एक बार उनके कहने से, उनके बोलने से अगर हो जाता तो ओबियसली कर देते। लेकिन मेरा मानना है, अगर बताइए क्या महात्मा गांधी जी ने अकेले देश को लड़ के आज़ादी दिलाई? नहीं, उनके लिए भी उस देश को आज़ाद करवाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। क्या झारखंड राज्य अलग लेने में क्या एक ही आदमी की भूमिका रही कि एक ही दिन में आज झारखंड राज्य मिल गया हम लोग को? उसके भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। आज जो एसटी सूची की जो बात हो रही है, मैं बताना चाहता हूं कि विधानसभा में सबसे पहले आवाज उठाने वाला ये आजसू पार्टी थी। आजसू पार्टी सबसे पहले ये आवाज उठाई, इसको आवाज बनाई, तब जाके कोई आने वाला भी आज का आया हुआ विधायक उसमें हुलहुली दे रहा है, अपने आप को कह रहा है कि इतना दिन से कहाँ सोया हुआ था। तुम इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे? जब इस सब चीज की मांग हो रही थी, जब कुर्मियों का हक अधिकार के लिए जब लड़ा जा रहा था, बोला जा रहा था, विधानसभा में आवाज उठाया जा रहा था, उस समय तुम बच्चे थे, कान में तेल लगाकर सोए हुए थे। उस समय के लोगों के बात, उस लोग के साथ अपना कंपेरिजन मत कीजिए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, और आपका मैं सवाल का उत्तर देना चाहता हूं कि सुदेश महतो ने क्या किया। उस समय सुदेश महतो ने लोगों के लिए, आज जो महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं का आरक्षण देख पा रहे, महिला अगर बन पा रही है, विधायक, मुखिया, वार्ड लड़ पा रही है, तो सुदेश महतो जी का देन है। उस समय सुदेश महतो जी ने ये किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाएं आप आज घर से निकल पा रही है, खुद की स्कूटी में घूम पा रही है, अपना जेब में पैसा रख पा रही है, तो सुदेश महतो जी का देन है। आज कोई थाना में अगर हम घुसते हैं, अगर थाना वाला हमसे पानी के लिए पूछता है, पेपर कलम के लिए पूछता है, तो वो सुदेश महतो जी का देन है। पहले थाना घुसने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, पुलिस लोग से डर लगता था, पुलिस लोग कब क्या कहेगा, लोग तमीज से बात नहीं करते थे। लेकिन सुदेश महतो ने ये चीज दिया झारखंड को कि अगर कोई भी लोग आता है तो पहले आपको पानी के लिए पूछा जाएगा, पेपर कलम के लिए पूछा जाएगा, आपसे पहले पूछा जाएगा कि आप किस लिए आए हैं, आपकी समस्या को पहले सुना जाएगा। पहले ये चीज सुना नहीं जाता था, ये सुदेश महतो जी ने किया है। महिलाओं को घर से निकालने का काम सुदेश महतो जी ने किया, महिलाओं को रोजगार देने का काम सुदेश महतो जी ने किया है। अगर यहाँ बात कुर्मियों के हक की करे तो क्या लगता है, इतने लंबे समय से उनकी हक आवाज़ को दबाया जा रहा है, और ये सब साजिश इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि वोट बैंक बटा रहे और किसी एक समुदाय ये इतना मजबूत ना हो जाए कि वो सरकार को हिला सके या उसको हानि पहुंचा सके। देखिए, सबसे ज़्यादा डर तो अभी जिस तरह से आप बोल पा रहे आदिवासी भाइयों को, सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि अगर कुर्मी समुदाय एसटी में आ जाता तो सीएम बन जाएगा, यहाँ का विधायक, मंत्री सब वही लोग बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जिस उस समय का आप क्वेश्चन किए थे कि 26% है कि नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा है। इस बात का उत्तर अब आ गया आपके पास, है ना। और बात रही विधायक मंत्री बनने की, अगर सरकार को चलाना है तो सबको लेके चलना होगा। इसमें आदिवासी, आज हमारा झारखंड 25 साल होने को आई, इतना हम लोग की जनसंख्या होने के बावजूद आज कुर्मी महतो का कोई भी लड़का, कोई भी बेटा आज तक वहाँ सीएम कुर्सी में नहीं बैठ पाया। तो हम लोग की दुर्भाग्यपूर्ण बात, अगर बैठ जाएगी तो क्या दिक्कत है? आप ही हमेशा खाली मलाई खाते रहिएगा, हम लोग को भी खाने का मौका दीजिए। क्या सीएम बैठाना चाहते हैं अपने वर्ग से? अब कौन नहीं चाहता है? जैसे उन लोगों ने चाहा कि हेमंत सोरेन को आदिवासी चेहरा समझ के उनको बैठा दिया गया। हेमंत सोरेन, अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी का झारखंड अलग राज्य लेने में क्या भूमिका है जी? वो तो राजकुमार हैं, पिताजी का किया हुआ संघर्ष, पिताजी का किया हुआ मेहनत पे आप बैठ गए हैं। आपको तो सही से सरकार चलाने तक नहीं आ रही है, आपकी सरकार कोई और बाहरी लोग चला रहे हैं, आपकी सरकार पूंजीपति वाले लोग चला रहे हैं, तो आप चला कहां रहे हैं सरकार?
आप उतना सक्षम नहीं है सबसे पहली बात सरकार चलाने को। ये सरकार सिर्फ एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पे वहां पे रखा गया है, उसको चला रही है पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स, पूरी तरह से पूंजीपति लोग, माफियाज, उन लोग की तरफ से ये सरकार चल रही है। हाँ, पूरी तरह से माफियाओं के बल पे ये सरकार चल रही है। अगर आपको यहाँ पे मर्डर करना, मर्डर कीजिए, थाना में पैसा दीजिए, 2 महीने के बाद आप फिर से खुलेआम घूमिए। आपको चोरी करना, चोरी कीजिए, थाना में पैसा दीजिए, खुलेआम घूमिए। आपको कोयला चोरी करना, कोयला चोरी कीजिए, खुलेआम घूमिए। बालू चोरी करना, बालू चोरी कीजिए, खुलेआम घूमिए। ये सरकार कर रही है। जमीन लूटना, जमीन लूटिए, सरकार खुला छूट देकर रखी है। सिर्फ उसको चाहिए मैया सम्मान योजना के लिए पैसा। बच्चे भी जो हमारे नौजवान, हमारे छात्र जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए त्रहिमान त्रहिमान कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हम अपने फीस को कैसे भरेंगे। लेकिन ये सरकार उन बच्चों का दर्द को नहीं समझ रहा है। ये सरकार उन बच्चों का पीड़ा को नहीं समझ रहा है। उस सरकार को सिर्फ क्या करना, अपना झोली भरना, अपना पॉकेट भरना, अपना दलाली करना, अपना लोगों का लूट करना है, ये में लगी हुई है। अभी रास्ते में आप देख पा रहे होंगे ट्रैफिक बहुत टाइट हो गया है। ट्रैफिक पुलिस एकदम फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं। हाईकोर्ट का आदेश दिखाने लगते हैं कि हाईकोर्ट का ये आदेश है। ये हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, ये सरकार का आदेश है कि मैया सम्मान योजना के लिए वहां का खजाना खाली हो गया है, तो आम जनता से लूटो, आम जनता के खून को चूसो। ये सरकार कर रही है। आप ट्रैफिक की बात करते हैं, ट्रैफिक की याद अभी आ रही है। जब मैया सम्मान योजना का पेमेंट देना होता तब आपको ट्रैफिक की याद आती है, तब आम जनता की याद आती है, तब याद आती है कि रूल रेगुलेशन, आप रोड सड़क बनाने में कितना ध्यान लगा रहे हैं, उसमें उस पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। कहां पे आपका ट्रैफिक लाइट, कहां इतना जाम लग रहा है आपका ये रोड में, उसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन ये पुलिस, ये ब्यूरोक्रेट्स खाली धांधली करने में, चुराने में लगे। मैं बोकारो की मैं बात करूं, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गया है डीएमटी फंड से, डीएमटी फंड से। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि सरकार कहीं ना कहीं मिली भगत है, सरकार पे चंदा जा रही है, सरकार को एक एक पैसा का चंदा जा रही है। आप बोकारो क्षेत्र, बोकारो विधानसभा से आते हैं, आपका घर वहीं है, तो वहाँ के विधायक श्वेता सिंह जो हैं वो लगातार कहती हैं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ? और हम इतना रोजगार हो, सड़क हो, हम लगातार अपनी काम को कर रहे हैं, कर्मठा से कर रहे हैं। ये श्वेता सिंह जी, सबसे पहली बात तो आप फ्रॉड हैं। जैसे आप विधायक बने, आपका पूरा फ्रॉडनेस, आपका 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सब आपको फ्रॉड निकलने लगा। यहां का वहां का, दाएं बाएं करके आप तो पहले विधायक बनी है। और मैं आपकी परिवार का इतिहास अगर मैं बताने लगूं तो लोग बोलेंगे कि आप ज्यादा बोल रहे हैं। आज अगर बोकारो विकास नहीं कर पा रहा तो देन उन लोग का परिवार है। आज बोकारो से रेलवे स्टेशन इतना दूर है तो देन वो परिवार है। आज बोकारो विकास से वंचित है तो देन उनके परिवार है। आज कहते हैं युवाओं के लिए आप खट रहे हैं, युवाओं को कितना को रोजगार दिए। आप पहले युवा हैं, युवाओं के दर्द को समझ पा रहे हैं। युवा कितना ग्रस्त है। सबसे ज्यादा खनिज, सबसे ज्यादा पावर का सप्लाई करने वाला, सबसे ज्यादा स्टील देने वाला जगह बोकारो है। आप बोकारो का विकास कर रहे हैं, बोकारो का विनाश कर रहे हैं, बोकारो में वसूली कर रहे हैं। चंदा वसूली करने से आपको फुर्सत नहीं है। ये गैंग बनी हुई है, एक लोग की पूरी तरह से टीम बनी हुई है। अगर विकास करना होता तो वहां पे आप पर्यटन स्थलों में ध्यान देते हैं। मैं निजी तौर से मैं कहना चाहता हूं, बोकारो बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही शांति जगह है। आप वहां जाइएगा तो आपको बहुत ही शांति दिखने को मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे रोजगार की कमी है। वहां के लोग अभी भी हाजिरी खटने के लिए मजबूर है। लोगों, अपने लोग, जो मैं अपनी समुदाय की बात करूं, बाकी दूसरे जितने समुदाय, सभी लोग, वहां के लोकल लोग दूसरे के घर में पचोड़ा करते हैं, वाल पुटी करते हैं। ये दशा बनी हुई, ये रोजगार दे रहे हैं आप। बोकारो एक रोजगार की जननी माना जाता है झारखंड में, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बेरोजगारी, तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे पहली बात, बोकारो की आप बात कर रहे हैं। बोकारो बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट में से एक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, साफ सुथरा हमारा बोकारो है। लेकिन मैं बात करूं वहाँ के स्थायी विधायक की, आप बात कर रहे थे स्थायी विधायक की, उसकी क्या भूमिका है, वो युवाओं के लिए क्या कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ युवाओं के लिए ठेंगा कर रही है, युवाओं को बस ठगने का काम कर रही है। वो विधायक जब से बनी है, मुझे नहीं लगता कभी किसी गांव में जाके घूमी है, ना कभी किसी गांव में जाके किसी युवाओं से बात की है। ये सिर्फ पूंजीपति लोगों से बात करती है, ये शहर में रहने वाले लोगों से बात करती है, जिसके पास धंधा है उन लोगों से बात करती है। ये आम जनता से किसी को उसको लेन देन नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, ये बोकारो का रेलवे स्टेशन आप जाइएगा, शहर से बहुत दूर है। आज वो दूर होने का कारण भी उसके परिवार है, उसके परिवार के लोग हैं।
आप एक विधायक पे आरोप लगा रहे जी हैं। हाँ, मैं एक विधायक का आरोप लगा रहा हूँ। मैं उसके परिवार में जो रहे मतलब उस समय के विधायक समरेश सिंह पे भी मैं आरोप लगा रहा हूँ। ये मुझे दर्द है, मैं ये अब राजनीति से हट के अपनी दर्द को मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बोकारो जाना चाहता है तो उसका रेलवे स्टेशन अब बोकारो टाउन से बाहर मिलता है। रात में अगर कोई बोकारो में उतर जाए तो उसको घर आने के लिए सोचना पड़ता है। तो ये देन है श्वेता सिंह के परिवार का। आज अगर रेलवे स्टेशन हमारे शहर के अंदर होता और उस समय उस चंदा वसूली करने का काम वो नहीं करते, धांधली करने का काम नहीं करते, जो आज हमारा रेलवे स्टेशन बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता, अब बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता तो हमारा रोजगार ऑटोमेटिकली बढ़ता। आप बोकारो चले जाइएगा तो बोकारो में आपको चारों तरफ, आप बोले ना रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार चारों तरफ आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन बाहरियों का लोकल कितना पीड़ित है, शोषित है, कितना ग्रस्त है, कितना लोकल को मारा जाता है, पीटा जाता है, तरसाया जाता है। आप जाइएगा तो खुद आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि बोकारो में जो कोयला का अंगार जो जल रहा है ना, वो हमारे भी सीने में जल रहा है। और जिस दिन वो फूट के बाहर आएगा ना, मैं बता रहा हूं, ये अंगार ललकार के साथ आएगी और बोकारो की पूरे भूमि को, वहां पे जितने जो षड्यंत्र रचा जा रहा है हम लोग के लोकल के खिलाफ, हम लोग वहां के मूल निवासियों के खिलाफ, विस्थापितों के खिलाफ, वो बाहर आएगी और सबको भस्म कर देगी। हमेशा से वहां के विस्थापितों को लेकर हमेशा से उन लोगों ने राजनीति किया, उन लोगों को ठगने का, छलने का, बलगलाने का काम किया, हमेशा उनको हक अधिकार से वंचित रखने का काम किया। आज बोकारो स्टील प्लांट को आप देख पाते, इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है। किनका जमीन? वहां के लोगों का जमीन, कुर्मियों का जमीन है, वो वहां के लोगों का जमीन है। वहां के लोग सबसे ज्यादा ग्रस्त है, सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा शोषित है। मैं बताता हूं, आप चले जाइए हमारे गांव में, हमारे गांव के लोग रोजगार के नाम पे किसी के घर में वाल पुट्टी करने के लिए जा रहे हैं, पचोड़ा करने के लिए जा रहे हैं, टाइल्स लगाने के लिए जा रहे हैं। क्या यही रोजगार है? क्या यही तरह डेवलपमेंट है? आप बोलते तो दिए बोकारो बहुत ही विकसित शहरों में से एक है। क्या यही मेरा विकास है कि हमारे वहां के लोकल लोग वाल पुट्टी कर रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, रेजा कुली का काम कर रहे हैं? क्या ये विकास है हमारे बोकारो का? नहीं, हमारे लोगों के साथ वहां पे शोषण हो रहा है। और ये शोषण करने वाले लोग हैं वहां पे, ये शोषण करने वाले लोग जो सत्ता में बैठते हैं वो लोग हैं। वहां पे लोकल विधायक आज तक कभी बन नहीं पाए, लोकल के लिए कभी आवाज बनाई नहीं, विस्थापितों का कोई आवाज बनाए नहीं। खाली विस्थापितों का आवाज बना के वो ढोंग रोचा जाता है, और ढोंग रचते रचते वहां के लोगों को ठगा जाता है, बलगलाया जाता है, हमेशा से उनके साथ शोषण किया जाता है। लगातार बोकारो का मामला आप देख पा रहे होंगे, देखते होंगे कि हमेशा बोकारो में कुछ ना कुछ कांड हुआ, विस्थापित लोगों को मार दिया गया, विस्थापित लोगों के साथ हमेशा झड़प हो गई। तो क्यों? विस्थापितों में से एक स्टूडेंट ने जब प्रोटेस्ट किया तो उन्हें सीआईएसएफ के कर्मियों ने ऐसा मारा कि वो वहीं पे दम तोड़ जी जी। तो ये सोचने वाली बात है ना, हमारा घर, हमारा जमीन, मार भी हम खाएं और मार भी हम ही खा रहे हैं। क्या गरीब है ना, तो मार भी हम खा रहे हैं। अब ताकतवर है इसलिए मार भी हम खा रहे हैं। अपना जल जंगल जमीन सब कुछ छोड़ दिए, आपको घर दिए। तो फिर वही बात है कि आज वहां का युवा कितना तकलीफ में है। बताइए ना, उसका क्या दोष था? अपना हक अधिकार की लड़ाई, अपना मांग को लेके गया, लेकिन उसमें भी राजनीति कर दिया। उसमें भी दो गो नेता आपस में राजनीति की, अपना मिले भगत मलाई खाएं, और बेचारा अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिल पाया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल पाए। खाली ये दोनों को अपना राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में, जयराम महतो और जी हाँ, दोनों को अपना राजनीतिक रोटी सेकने के वजह से उसको साफ नहीं मिल पाया। बीच में ढुलू महतो जी आते हैं, डीजे, समझ रहे हैं ना, डीजे लोग आते हैं, अपना राजनीति रोटी सेकते हैं। इंसाफ उसको कब मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं, इंसाफ उसको कब मिलेगा? वो बच्चा जो स्पोर्ट डेट कर गया, अपना हक अधिकार का जो लड़ाई लड़ रहा था, अपना मांग को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसके साथ इतना बड़ा राजनीति क्यों हुआ? क्यों हुआ? बोकारो की युवा पूछती है, मैं पूछता हूं, इतना बड़ा उसके साथ नाइंसाफी क्यों हुआ? उसके साथ इतना बड़ा राजनीति करने वाले आप लोग कौन होते हैं? अब उसकी जान चलेगी, उसके परिवार के बारे में आप लोगों ने कितना सोचा? बस एक दिन गए, रील बनाए, फोटो खिंचाए, कंप्लीट। उसको कितना मुआवजा मिला? उसके घर वालों को कितना नौकरी मिला? उसके घर वालों को कितना उसको कंपनी तरफ से सहयोग मिला? झारखंड के नेता वैसे भी रील बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, या युवा नेता की करे बात, या पुराने जो कर्मठ पुराने विधायक हैं वो भी आजकल रील बनाने लगे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हम भी किसी का इंटरव्यू सुन रहे थे, बोलता है रील अगर नहीं बनाएंगे तो लोग हमको जानेगा कैसे, रील नहीं बनाएंगे तो लोग हमको देखेगा कैसे। तो इसलिए रील बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम बगल में बिस्लरी का बोतल रखेंगे और माड़ भात खाएंगे, है ना।
रील बनाने के लिए पैर नहीं टूटा, फिर भी हम पैर टूटने का बहाना करेंगे और लंगड़ा के चलेंगे, बाकी फिर से आंदोलन खत्म, फिर हर 2 दिन में आपका पट्टी बदल जा रहा है, प्लास्टर बदल जा रहा है। तो ढोंग करने के लिए, मतलब रील बनाने के लिए ढोंग तो करना पड़ेगा। अब खड़े गाड़ी में सलाइन हाथ में लेके चल रहे हैं और सलाइन चढ़ा रहे हैं अपना शरीर में, तो ढोंग तो करना पड़ेगा, रील जो बनाना है आपको, है ना। आप सरकार में रहने वाले विधायक मंत्री का भी मैं बात करूंगा, इरफान अंसारी, उनको भी चमकाना अपने आप को, तो रील तो बनाना पड़ेगा। तो रील वाला सिस्टम अभी चल रहा है, कोई नो डाउट चलना चाहिए, करने दीजिए, अपना विकास कर रहे हैं। क्या लगता है झारखंड में विस्थापन एक श्राप है? बहुत बड़ा श्राप है, बहुत जो बड़ा कि श्राप है। हजारीबाग हो, धनबाद हो, बोकारो हो या गिरिडीह हो, इन 4-5 जिलों में तो विस्थापन एक श्राप बनकर उभर रही है। गांव के गांव रात के रात खाली करा दिए जाते हैं, वहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ता है, वो दुबई, महाराष्ट्र, साउथ जाते हैं और चंद पैसों के लिए वहाँ मजदूरी करते हैं। सही, आपका एकदम जो वर्ड है ना, श्राप, एकदम सही, ठीक है, एकदम सच है कि झारखंड में पैदा लेना ही एक श्राप हो गया है अभी के समय में। कि झारखंड में अगर हम पैदा लिए तो हमको शोषित किया जाए, हमको पीड़ित किया जाएगा, हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, हमें हटाया जाएगा। बाहर के लोग अगर मजा खा के चले जा रहे हैं, बाहर के लोग आते हैं, हमारा जमीन पे हक मारी करके, लूट मारी करके, हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारा खनिज, हमारा सब चीज, जितना कुछ है सब हमारा चीज, हमें ही मारते हैं, हमें ही गोली दिखाते हैं और हम ही से लूट के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शराब ही है ना। जल जंगल जमीन हमारा, खनिज हमारा, कोयला हमारा, बालू हमारा, लेकिन राज करने वाला कौन? बाहर के लोग। तो ये हमारे लिए शराब के ही है कि हमारा ही जमीन में हम ही को धकल के मार के भगा दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है। और ये पहले नहीं था, ऐसे पहले ये नहीं था, ये गिने चुने कई सालों में, 5 से 7 सालों के बीच में ये चीज बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोयला माफियाओं की जनसंख्या बढ़ गई, बालू माफियाओं की जनसंख्या बढ़ गई, क्रिमिनल की माफिया, दिन दहाड़े लोग गोली मार दे रहे जी। सूर्या हांसदा मर्डर केस, सूर्या हांसदा मर्डर केस, वो तो षड्यंत्र के तहत किया गया, अनिल टाइगर को मारा गया, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा, किसी को कोई डर नहीं, किसी को कोई भय नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है तब तो, प्रशासन की मिली भगत है तब तो। मुझे लगता है आप गोली मारिए, आप जेल चले जाइए, सबसे सेफ होम बन गया आपका। 2 महीना बाद आइए, आराम से फिर मस्ती से घूमते रहिए। तो ये सरकार बना के रखी है, ये सिस्टम बना हुआ है, सरकार तक पैसा पहुंचना चाहिए, बाकी आपको खुलेआम जो करना है कीजिए। इस सिस्टम को कैसे खत्म किया जाए? सरकार को मार के भगाइए, सरकार को घसीट के हटाइए, यही एक सिस्टम हटाने का, इस सिस्टम को तोड़ने का ये। मैं तो बताना चाहता हूं बी टीम को कि जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे, आप बहुत अपने आप को झारखंड के हितैषी कहते हैं, वही आप जिसका आप गुण गा रहे हैं, जिसके वजह से आप फिर से विधायक बने और अपने भी बड़ी चर्चे में हैं, तो उसको समझना होगा कि झारखंड का सच में कल्याण चाहते तो इस सरकार को बदलनी होगी, ये सरकार का सिस्टम को बदलना होगा, तब जाके हमारा झारखंड विकास करेगा, नहीं तो ये झारखंड का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। कैसे इसको रोका जाए? फिर ऐसे तो दिन प्रतिदिन हमारा झारखंड, जिसे सोना झारखंड कहा जाता था, उसे लूट लिया गया। ये और अभी तक झारखंड कहा जाता था, ये सोना झारखंड था, लेकिन यहाँ के युवा, यहाँ के लोग अभी रो रहे हैं, रोने से पे मजबूर हैं। आप एक छात्र नेता है, दिन भर में कईयन ऐसे छात्र से मिलते होंगे जिनके घर की अनाज बिककर वो रांची में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और निराशा भरी जिंदगी लेकर वापस गांव की तरफ रुख कर लेते हैं। मैंने बहुत ऐसे युवाओं को रोते हुए देखा है। मैंने आंदोलन में, बहुत सारा आंदोलनों में मैंने भाग लिया, उसमें मैंने लोगों को रोते हुए देखा है कि दादा घर में 4 न हेले, तो मतलब यहाँ खरीद कर 4 मोस्टली बता दे रहे झारखंड में, जो रांची में रहने वाले, रांची जमशेदपुर, जहाँ बच्चे बाहर पढ़ने के लिए आते हैं। मैं रांची में रहता हूँ, मैं घर से चावल लेके आता हूँ, कोटा का चावल लेके आता हूँ और कोटा का चावल ला के खाता हूँ। तो मोस्टली युवा घर से चावल लेके आते हैं। बहुत सारे युवा को अपना कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी होती है, घर में पैसा नहीं तो ज़मीन बेच के आते हैं। तो मुझसे एक युवा से मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि दादा घर में बहुत दिक्कत है। हम बोले कहा हलो भाई? कि भाई दादा घर में ना खाए खातिर मैंने चावल ना है, लेकिन सला हमारा पढ़े खातिर रांची भेज दे रहा है, माय बाप है जमीन बेच के हमको पढ़ाई रहा है, लेकिन जखने हम इनका वैकेंसी आवो है, वैकेंसी में सब कुछ तो ठीक हो, मन लगा के पढ़े है, दिन रात लाइब्रेरी में बैठे एकदम तन मन धन लगा के लग जाए, लेकिन जितना नौकरी आवे है सब बिक जाए। तो हमिन खातिर की ना है, हमिन की गलती कर लिए कि झारखंड में पैदा है लिए। सबसे बड़ा मतलब उनका जो दर्द हम सुने कि क्या हमारा यही गलती कि हम झारखंड में पैदा हुए, यही हम अगर दूसरा राज्य में पैदा होते आते झारखंड में आराम से नौकरी लेके चले जाते हैं। क्या हमारा झारखंडी होना हमारे लिए गुनाह है?
तो ये सोचने की आवश्यकता है कि सरकार अगर अपने ही लोगों के साथ शोषण कर रही है, अपने लोगों को दबा रही है, अपने लोगों को पीड़ा दे रही है, तो क्यों ये सरकार कब से कर गई अपने आप को। जो अपने पिताजी के आदर्शों पे नीचे, उनके पिताजी का यही कहना था ना, झारखंड राज हम लोग लड़ के इसलिए लिए क्योंकि झारखंड के लोगों में हित, झारखंड का हित हो, झारखंड के लोगों को सब सुख सुविधा मिल पाए। लेकिन यहाँ क्या हो रही है, झारखंड के लोग ही सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो मैं उनका दर्द को सुन के मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सही में लोग, और आप भी बहुत सारे युवाओं से मिलिएगा ना, पर्सनली उनसे बैठिएगा, बिहाइंड द कैमरा आप उनसे बैठिएगा तो बताएगा कि नहीं, घर से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, हम लोग यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर नाइट शिफ्ट में कहीं ड्यूटी करते हैं, कहीं वेटर का काम करते हैं, तो हम लोग अपना रूम रेंट भरते हैं, कॉपी किताब खरीदते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये उनकी दिनचर्या है मोस्टली स्टूडेंट्स का। लेकिन उनको दुख तब होता है कि जब हम पढ़ाई भी मेहनत से कर रहे हैं, पूरी तरह से दिन रात झोंक दिए उस कंपटीशन को पाने के लिए, उस कंपटीशन में भी पास करने के लिए। मैं पास भी हो रहा हूं, लेकिन हमारी सीट हमें नहीं मिल रही है, उसे बेच दिया जा रहा है। पूंजीपति वाले लोग उसे खरीद ले रहे हैं, जिसके पास लाखों करोड़ रुपए पैसा है, सरकार को पैसा दे रही है, तो बेच दी जा रही है सीट को। हमेशा कोई भी आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हर रिजल्ट में धांधली, हर रिजल्ट में वहां पे घपलेबारी है। तो इसको कैसे बदला जाए? यहाँ के युवाओं का क्या एक बार तो बदलने का मौका मिला था, इस बार ये सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका हम लोगों को मिला था। लेकिन इसकी बी टीम ने जो भूमिका निभाई और जिस तरह से बीजेपी एनडीए गठबंधन को डैमेज करके फिर से दोबारा इंडिया गठबंधन को फिर से सरकार में लाने का काम किया, वो जयराम महतो है, उसका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ, झारखंड को, हम लोग को, झारखंड फिर से 10 साल पीछे चला गया उनके वजह से। ये मैं बताना चाहता हूँ, उनके वजह से झारखंड और फिर से मेरा 10 साल पीछे चला गया। हमारे यहाँ के युवा 10 साल पीछे चले गए। जो बच्चे सही में पढ़ाई करते थे, सही में आगे बढ़ना चाहते थे, उन लोगों को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। तो ये इतिहास उन पे ये सवाल करेगा। एक युवा आता है और 60-40 की बात करता है, नियोजन नीति की बात करता है, बाहरी भीतरी की बात करता है, और उसके साथ जन सैलाब की तरह जनता उसे सपोर्ट करती है। और फिर वो इस तरह की काम जब करते हैं कि युवाओं की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, नियोजन नीति की बात नहीं करते हैं, नियमावली की बात नहीं करते हैं, और सिर्फ अब राजनीति करते हैं, तो ऐसे जन सैलाब या जनता का भरोसा किस पे होगा? अभी सबसे ज़्यादा अगर ठगा, सबसे ज़्यादा मतलब अपने आप को ठगा महसूस कोई कर रहा था, युवा कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे 24 चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा आक्रोश, सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर किसी से था तो वो सरकार से थी। क्योंकि सरकार ने सही में युवाओं को ठगा, छात्रों को ठगा, तो सबसे ज़्यादा आक्रोश सरकार के खिलाफ थी और सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार दोबारा बन गया, वो भी बहुमत से। तो इसका कारण पूरा झारखंड जानती है, उसका कारण सिर्फ एक मात्र एक आदमी है, कुछ चंद पैसों के लिए बिक गया, चंद पैसों के लिए उसकी सरकार को फिर से बहुमत में बैठाने का काम किया। अपने आप को बोलता हमने बहुत अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम नहीं किया। आप बराबर चंदाखोरी की पार्टी बोलते हैं। सच्चाई है, मैं एग्जांपल दे सकता हूं, मैं लोगों का, आपको लोगों से बात करने से आपको पता चल जाएगा हमेशा से। अच्छा, ये आप विधायक बने हैं तो आप सरकार के खिलाफ लड़िएगा कि कंपनी के खिलाफ लड़िएगा, ये बताइए हमें। जो हमें रोजगार देना, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं लड़िए, लेकिन जो रोजगार दे रही है उसके खिलाफ लड़िएगा कि जो रोजगार नहीं दे रही है उसके खिलाफ लड़िएगा? जो आपको पे शोषण करा उसके खिलाफ लड़िएगा? आप ब्यूरोक्रेट से लड़िएगा ना, आप किसी कंपनी, सरकार से लड़ना होगा। आपको सरकार से लड़ना होगा। सरकार आपको छलने का काम करे, ठगने का काम करे, या ब्यूरोक्रेट से जा रहे हैं। और हाँ, एक बार जो कंपनी में आंदोलन हो गया, दोबारा वो कंपनी में आंदोलन नहीं होगा, वो कंपनी में आंदोलन नहीं होगा। तो यही चीज दर्शाता है कि आपने वसूली कर लिया। इसलिए इसको मैंने कहा है ये वसूली गैंग है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको रियलिटी बता दे रहा हूं। आप खुद उसके बारे में जांच कर लीजिए, पड़ताल कर लीजिए। एक कंपनी में एक बार आंदोलन होने के बाद दोबारा दूसरा कंपनी, उस कंपनी में दोबारा वो लोग वहां नहीं जाते क्योंकि वो सेटलमेंट हो जाता है। जेल कैंप के कई नेता कंपनियों के विरुद्ध राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपते हैं, बस वसूली करने के लिए, वसूली करने के लिए। क्या रामगढ़ में जो रोंगटा फैक्ट्री था, उस समय वहां पे धुआं उठता था, उस समय वहां के चावल में कालापन आ जाता था, क्या आज वहां पे ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया? जो कंपनी बोलती थी यहां पे प्रदूषण फैला रही है, यहां पे गंदगी फैला रही है, आज वो कंपनी फिर से प्रदूषण नहीं फैलाने लगा, आज ऑक्सीजन देने लगा, वहां पे फूल बिछाने लगा। तो आपकी आवाज फिर वहां दब कैसे गई
क्योंकि आपके ऊपर माल दब गया, पैसा दब गया, इसलिए आप दब गए, आप चुप हो गए। तो इसलिए हम उसको वसूली गैंग कहते हैं। और आप उस जांच पड़ताल कीजिए, उसके जिसके पास साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, वो नेता स्कॉर्पियो में काला काला स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं। तो कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, सोचने समझने की आवश्यकता है। क्या ये सारा चंदों के पैसों से हो रहा है? तो कहां और कौन पैसा देगा, कहां से पैसा मिलेगा? जिसकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी वो आज स्कॉर्पियो लेके घूम रहा है, तो कहां से? दूसरों को मैं अभी इतना कुछ कर रहा हूं ना, उसके समर्थक बड़ी भी गाली देंगे। मैंने 2 महीना में सब बहुत ज्यादा गाली खाया। 2 महीने में मुझे लगता है कि कोई इतना मुझे गाली नहीं दिया होगा। जो अपने समुदाय के लोग, उसके समर्थक, सबने मुझे अलग बलर कहा, उससे कोई फर्क मुझे पड़ता है नहीं। जो सच्चाई है मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूं। आप पे लोग भरोसा करते थे, उस भरोसा को आपने तोड़ने का काम किया, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। मैं भी एक युवा था, मुझे भी लगता था कि वो अच्छे कार्य को करेंगे। आप मुद्दा में आए थे, मुद्दा में रहेंगे, लेकिन आप मुद्दा से हट के मुद्रा में भटक गए। उनके सारे नेताओं का मैं कह सकता हूं, सारे के सारे नेता वही चीजों में हैं। कई नेता आरोप लगाते हैं कि हमसे ब्लैक स्कॉर्पियो मांगा गया, 10 लाख रुपए मांगा गया, टिकट चाहिए तो 10 लाख रुपए और एक काला स्कॉर्पियो लाओ, टिकट ले लो। तो गलत किसने कहा? गलत किसने कहा? जो मांगा गया उसको बोल दिया गया, सच्चाई है। बहुतों के पास तो कॉल रिकॉर्डिंग था, कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के सुनाने का काम किया। लगातार ऑडियो वीडियो वायरल तो होते रहता है। वसूली करने के लिए जाते हैं तो कंपनियों की वीडियो वायरल होते रहते हैं कि बंटवारा, बंदर बांट में हमरा कब मिलो हिस्सा तक, उसका भी लड़ाई होते रहता है। तो ये तो सोचने समझने की आवश्यकता है। तो फिर तो ज्यादा दिन ये नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। देखिए, कोई भी संगठन का एक विजन होना चाहिए, दूरदर्शिता सोच होनी चाहिए कि कल क्या होगा। ये आजे में सिमट के हैं, ये कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनके जो आप भाषण को सुनिएगा वो कल की बात नहीं करते हैं। ये पुरानी बात को करके लोगों को पहले अपने इमोशनल फूल बनाते हैं, अपने इमोशनल फूल बना के लोगों को कनेक्ट करते हैं। लेकिन भविष्य में इसका क्या कर सकते हैं, इसमें भविष्य में हम लोग क्या योजना बना सकते हैं, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमारा जमीन लूट लिया गया, लेकिन उस जमीन को लूटने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रोजगार पाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके बारे में वो बात नहीं करता है। आज में विनोद बिहारी महतो जी जो कहते थे पढ़ो और लड़ो, आज तक उनका भाषण में मैंने कभी नहीं सुना कि कभी जितने युवा मेरे पीछे घूम रहे हैं जाके पहले पढ़ाई कीजिए बाद में लड़ाई कीजिए, ये कहते हुए मैंने कभी नहीं सुना। खाली लड़ाई करने से नहीं होगा ना, खाली जुलूस में जाने से नहीं होगा ना, खाली झंडा ढोने से नहीं ना होगा। हमें पढ़ना होगा, हम पढ़ेंगे तब जाके आगे लड़ पाएंगे, तब जाके हम लड़ेंगे। ये विनोद बिहारी महतो का नारा था। वो बहुत झारखंड के महापुरुष में से एक है, झारखंड पितामह जिसे कहा जाता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक वो थे। तो वो बहुत बड़ा विचारधारा के लोग थे, बहुत विचारधारा वाले लोग थे। उनका ये मानना था कि पढ़ो और लड़ो। तो मैं सभी तमाम झारखंड के सभी युवाओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि फर्स्ट आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, फिर तो लड़ाई होगी। सबसे बड़ा आपका हथियार, सबसे बड़ा वेपन अगर कोई बनेगा तो आपकी शिक्षा बनेगी, आपकी एजुकेशन बनेगी। उसको हथियार बनाइए, फिर लड़ाई को लड़िए। एक आखिरी प्रश्न, अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि एकजुट हो जाइए। एकजुट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एकजुट आज बहुत लंबे समय के बाद ये कुर्मी समाज जागा है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ा है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हुए यहाँ तक आगे बढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ एकजुट रहिए, किसी के कहने या किसी के बलगलाने से भटकिए नहीं, अपने मुद्दा पे अटल रहना है। और साथ ही साथ मैं आदिवासी समाज के सभी लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सभी एकता का परिचय दें, एक भाईचारा का परिचय दें। आपस में लड़ना झगड़ना ये चीज़ लोग के उकसाने बहलाने से हम लोग लड़ना नहीं है, साथ में रहना है। ये झारखंड बहुत ही सुंदर प्रदेश है, प्रकृति संस्कृति से ये झारखंड बना है। तो सभी को एक साथ रहना है। सभी को मैं झारखंडी जोहार करना चाहता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड के साथ में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजसू नेता बबलू महतो जी, कहे जाए तो आदिवासी कुर्मी समाज के बेटे, हम बात कर रहे थे और उनसे उनकी मंतव्य जानना चाह रहे थे। जोहार, धन्यवाद।